ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की हमारी क्लास नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6। और आज का चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी चैप्टर से आप लोग असाइनमेंट करेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, तो इससे आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझना है। और टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस। अभी तक हम लोग एक क्विज कर चुके हैं, असाइनमेंट अभी हमारा ड्यू है, तो डेफिनेटली इस वीक जो है वो आपने असाइनमेंट जो है वो सबमिट कराना है, ताकि ये साइकिल हमारा कंप्लीट हो। सो रेशियो एनालिसिस क्या होती है, किस तरह से इस पे काम किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और किस तरीके से हम रेशियो एनालिसिस को जो है वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक होगा। थोड़े से हम अपने क्लास ऑब्जेक्टिव्स देख लें कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कुछ करना है, और आज की क्लास जब एंड हो तो आपको क्या क्या चीजें आ जानी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनाब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है और किस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है, किस तरीके से हम जो कॉर्पोरेशंस की या जॉइंट स्टॉक कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम एनालाइज करते हैं डिफरेंट वेज से। फिर उसके बाद हम अपना फोकस करेंगे रेशियो एनालिसिस की तरफ। हमारा आज का पूरा लेक्चर जो है वो रेशियो एनालिसिस के ऊपर है। इसकी और भी एनालिसिस की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसमें ट्रेंड एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, वर्टिकल एनालिसिस होता है। इसके अलावा और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। बट हम लोग जो अपना फोकस रखेंगे वो आज की क्लास में रेशियो एनालिसिस के ऊपर रखेंगे कि रेशियोज के थ्रू किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज एंड देयर फॉर्मूला। हम लोग बहुत सारे आज फॉर्मूले देखेंगे कि रेशियो एनालिसिस में किस तरह से फॉर्मूला यूज किया जाता है, और उन फॉर्मूले से जो वैल्यूज आती हैं उनको हम किस तरीके से कंक्लूड करते हैं और अपना कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज की इंटरप्रिटेशन, और फिर उसके बाद आपके साथ जो है वो एक हैंड आउट शेयर किया जाएगा जिसमें से आपने जो है वो कुछ चीजें जो है वो फाइंड आउट करनी होंगी। तो ये है हमारे आज के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको लेक्चर को। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि रेशियोज होती क्या है। रेशियोज होती है किसी भी दो सिमिलर क्वांटिटीज का आपस में कंपैरिजन। ठीक है जी, मैंने वर्ड यूज किया सिमिलर क्वांटिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को भी आप रेशो में लेकर आ रहे हैं उसका यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर आप 2 kg का रेशो निकाल रहे हैं 4000 ग्राम से, तो ये रेशो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली दोनों के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है। या तो आप ग्राम्स को कन्वर्ट करें केजी में, या केजी को कन्वर्ट करें ग्राम्स में। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये है 2000 ग्राम्स और ये है 4000 ग्राम्स। अब इन दोनों चीजों में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप करेंगे सिंपल से क्या कि 2000 ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे 4000 ग्राम से, आंसर आ जाएगा आपके पास 1/2। और 1/2 को आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं 1:2। इसका मतलब क्वांटिटी बी इज 2 टाइम्स हैवियर देन क्वांटिटी ए। तो हम इसको अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2, इसको आप रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप सिंपल इसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। तो दोनों तीनों तरीकों से आपका आंसर जो होता है वो एक्सेप्टेबल होता है। दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि तीनों की एक ही चीज जो है वो मेंशन की जा रही है। तो यहां पर एक बात डिसाइड हुई कि जब हम कोई चीज का रेशियो निकालते हैं तो उसको कोई यूनिट असाइन नहीं करते। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, इसको कोई यूनिट असाइन नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों यूनिट्स को आपस में क्रॉस आउट कर देता है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 2000 ग्राम और यहाँ पे भी लिखेंगे 2000 ग्राम, तो ग्राम ग्राम्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब रेशो का कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं होता। ये दो सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन शो करता है कि आपकी क्वांटिटी जो है वो कितने कंपैरिजन में मौजूद है। रेशियो एनालिसिस a commonly used tool of financial statement analysis। अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए और उसमें से डिफरेंट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें मुख्तलिफ चीजों की जरूरत पड़ती है, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है हमारा रेशियो एनालिसिस। रेशियो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वन नंबर टू अनदर नंबर। एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ जो रिलेशनशिप है हम ये फाइंड आउट करते हैं थ्रू रेशियो।
रेशियो इज यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। आप अपने रेशियो से, आप अपनी वैल्यूज से दो बिजनेसेस के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। बिजनेस ए है, बिजनेस बी है, तो बिजनेस ए की क्वांटिटीज क्या है, बिजनेस बी की क्वांटिटीज क्या है, इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन रेशियो के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा पिछले साल हमारी क्वांटिटीज क्या थी, इस साल हमारे रेशियोज क्या हैं, तो इसके दरमियान आप प्रीवियस ईयर से और इस ईयर की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर सकते हैं। रेशियोज जो है हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं। हम लोग फिलहाल 4 बेसिक रेशियोज पे आज की क्लास में काम करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा देखेंगे। देन वी हैव एक्टिविटी रेशियो, या जिसको एफिशिएंसी रेशियो भी कहा जाता है। हाउ एफिशिएंट आर बिजनेस एक्टिविटीज आर, कितनी एफिशिएंसी के थ्रू हम काम करते हैं, हम कितने एफिशिएंट हैं एज कंपेयर टू आवर कंपटीटर्स। सॉल्वेंसी रेशियो या लेवरेजेस रेशियो, एंड फाइनली द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो वन बाय वन करके हम इन चारों रेशियोज के ऊपर जो है वो आज की क्लास में काम करेंगे। वन इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस कैश, लिक्विडिटी मींस अमाउंट, लिक्विडिटी मींस यानी कि आपके करंट एसेट्स जो इस वक्त आपके पास क्या है, मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है जी। सो लिक्विडिटी रेशियोज की हमें यानी करना है, साथ साथ एक्टिविटी, सॉल्वेंसी एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी। अब वन बाय वन करके हम इन रेशियोज की जरा सी लिस्ट बनाते हैं। आपने मेरे साथ साथ कुछ रेशियोज जो है वो कॉपी आउट करने हैं। मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेन करता रहूंगा और फिर इसी तरह से हम इस लेक्चर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो जनाब ये कुछ रेशियोज हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं कहां से? सबसे पहला रेशियो है हमारा कौन सा? करंट रेशियो। करंट रेशियो इज सिंपल विद करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं करंट रेशियो कि करंट एसेट्स को अगर आप करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो करंट रेशियो आ जाता है। अच्छा जी, अब पहला सवाल तो ये, करंट एसेट्स होते क्या हैं? शॉर्ट टर्म एसेट्स और जो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो जाए या जो विद इन 1 ईयर आप जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट एसेट्स की 3 डेफिनेशन है। फर्स्ट वन इज ये कैश की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी, हार्ड कैश आपके पास जो मौजूद है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड योर करंट एसेट। अगर ये कैश की फॉर्म में नहीं है तो ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस है और आपको पैसे चाहिए, आप एटीएम जाएंगे, एटीएम डालेंगे और आपके हाथ में क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं और आपको अचानक कैश की जरूरत पड़ जाती है, आप मार्केट में क्या करेंगे? अपनी ऐप खोलेंगे और शेयर्स क्या कर देंगे? सेल आउट कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। तो अभी तो ये कैश नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितनी जल्दी? विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। सो अगर हम कॉमन करंट एसेट्स देखें तो वी हैव 6 करंट एसेट्स। कैश, बैंक, योर बैंक बैलेंस, accounts receivables, merchandise inventory, supplies and prepaids. These are 6 current assets. कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी लेते हैं, जैसे शेयर्स वगैरह हैं, या आपके पास कोई टी-बिल्स पड़े हुए हैं, या आपके पास कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो कि फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, प्राइस बॉन्ड्स हो गए आपके। तो ये 7 चीजें जो है वो आपकी करंट एसेट्स हैं। याद रखिएगा कौन कौन से? कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। डन हो गया। अब आते हैं दूसरी तरफ, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो डेट्स, वो ऑब्लिगेशन जो आपने क्विक टाइम में पे करने होते हैं, जल्दी पे करने होते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कितना जल्दी? विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है तो दैट लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटीज। कॉमन करंट लायबिलिटीज आर अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, हर वो लायबिलिटी जिसकी मुद्दत जो है वो 1 साल से क्या है? कम है। ठीक है जी। अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी कॉमन जो है वो करंट लायबिलिटीज हैं जो क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। तो आपने सिंपल करना क्या है?
कि आपने करंट एसेट्स के टोटल को डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटी के टोटल से। अब कंक्लूजन ये बताता क्या है? ये बताता है कि हमारे पास जो हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं वो क्या हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या हमारे पास इतने एसेट्स मौजूद हैं कि हम उसकी मदद से अपना जो शॉर्ट टर्म लोन है जो हमें जल्दी पे करना है, क्या हम उसको कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, उसके करंट एसेट्स हैं लेट्स सपोज 1,50,000 और उसके ऊपर करंट लायबिलिटी है लेट्स सपोज 50,000, तो क्या इस बिजनेस को एक साल के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए? इसके पास एसेट्स मौजूद हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स मौजूद हैं 1.5 लाख रुपए के, और इसके ऊपर जो टोटल लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है जो उसको एक साल के अंदर पे करनी है, उससे कितनी करनी है? 50,000। तो क्या इस कंपनी को कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो अपने इस साल के लोन्स आसानी से पे ऑफ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, इसको परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जो लोन्स पे ऑफ करने हैं इस साल वो सिर्फ करने हैं 50,000, जबकि इसके पास जो इस वक्त कन्वर्टेबल एसेट्स मौजूद हैं जो कैश कन्वर्ट जल्दी हो जाते हैं, वो जो एसेट्स मौजूद हैं वो कितने मौजूद हैं? 1,50,000। तो इसका मतलब इसके करंट एसेट्स 3 टाइम्स ज्यादा हैं इसकी करंट लायबिलिटी से। लेकिन अगर यही सूरत हाल कुछ इस तरह से हो जाए कि अगर आपके पास एसेट्स मौजूद है 150 के, लेकिन आपको जो लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो आपने करनी है 2 लाख, नाउ दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। अब हमारे पास 1 लाख की शॉर्टेज है, हमें जल्द अज जल्द कोई ऐसा लोन, कोई ऐसी चीज जो है वो अरेंज करनी है, वरना हम अपने शॉर्ट टर्म डेट्स को पे ऑफ नहीं कर सकेंगे। सो शॉर्ट टर्म जो आपके पास जो होता है करंट एसेट्स, करंट रेशियो यही बताता है कि क्या आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए, ये हमेशा 1 से क्या होना चाहिए? एक अच्छा करंट रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ये 2 से भी ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास सपोज कर ले कि 1 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करनी है और आपने अपने कैश में 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो वो 1 लाख रुपए आप कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जो जरूरत है वो सिर्फ 1 लाख रुपए की है, लेकिन आपने अपने लॉकर में 2 लाख रुपए लॉक करके रखे हुए, तो वो 1 लाख रुपए जाया हो रहे हैं। उसको आप किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डालकर वहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो अगर ये रेशियो ज्यादा बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि आप एक पोटेंशियल इनकम जो आप हासिल कर सकते हैं, आप उससे इन्वेंट्री खरीद सकते हैं, आप उससे कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं 1 साल के लिए, तो आप एक पोटेंशियल इनकम क्या कर रहे हैं वहां पर जाया कर रहे हैं। तो ये रेशियो हमेशा वेरी करता है या करना चाहिए 1 से लेकर 2 के दरमियान, ये एक अच्छा रेशियो होता है। 1 से नीचे है तो यू हैव अलार्मिंग सिचुएशन। अब आपको बहुत जल्दी कैश की जरूरत पड़ेगी, फिक्स एसेट सेल करें, कहीं से लोन अरेंज करें, कहीं से कुछ पैसा अरेंज करें, लेकिन आपको अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पूरी करनी होगी। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये 3 एसेट्स ऐसे हैं, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड्स और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये करंट एसेट्स तो हैं, लेकिन ऑफिस सप्लाईज क्या होती है? हमारा जैसे ऑफिस में स्टेशनरी का सामान वगैरह होता है, ठीक है जी, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, स्टेपलर, जो ऑफिस में चीजें क्या होती हैं रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर इस्तेमाल होती हैं। ये जब चीजें खरीदी जाती हैं तो इनको खरीदने का मकसद बेचना नहीं होता, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये चीज ऑफिस सप्लाई अगर एज ए करंट एसेट तो मौजूद है, लेकिन ये करंट एसेट कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए ये करंट एसेट तो है लेकिन ये क्विक एसेट नहीं है। क्विक एसेट्स वो होते हैं जो कि कैश में कन्वर्ट होते हैं, आप इनको देंगे और इसके बदले क्या लेंगे? आप कैश लेंगे। इन्वेंट्री क्विक एसेट नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी इन्वेंट्री कब सेल होगी। हमने लेके तो रखी हुई है, लेकिन ये सेल कब होगी वी डोंट नो। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है 1 महीने तक कोई कस्टमर ना आए, हो सकता है 6 महीने तक कोई कस्टमर ना आए, होने को तो 2 दिन में भी हो सकती है, बट हम इस बारे में श्योर शॉट नहीं है। तो इस वजह से हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को करंट में तो काउंट करते हैं, लेकिन क्विक में काउंट नहीं करते।
प्रीपेड्स वो चीजें होती हैं जो कि आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं किसी सर्विस की। आपने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई 1 साल की और आपने पूरी 1 साल की इंश्योरेंस किसमें दे दी? एडवांस में दे दी। ऑफिस रेंट आपने दे दिया एडवांस में, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आप वो एडवांस आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो उस वक्त जब आप वो जब ऑफिस जो है वो वैकेंट करेंगे, खाली करेंगे, उस वक्त आप उस एडवांस को क्या कर सकते हैं? डिमांड। जब तक आप मौजूद हैं वो एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहेगा? जमा रहेगा। इसका मतलब प्रीपेड्स आपको रिटर्न नहीं मिल सकते, या अगर मिलेंगे भी तो उसका हमारे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए प्रीपेड्स को हम करंट में तो काउंट करते हैं लेकिन क्विक में काउंट नहीं करते। क्विक एसेट्स की डेफिनेशन ये है कि क्विक एसेट्स आर क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। इसका प्रायोरिटी हमारे हाथ में होती है, हम जब चाहें इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं? कैश में कन्वर्जन। और ये होते हैं हमारे पास 4। कैश है ही कैश, बैंक बैलेंस हमारा पैसा है, अकाउंट रिसीवेबल्स, जब हम किसी को उधार पे कोई चीज देते हैं तो क्रेडिट कस्टमर्स 30-45 दिन से ज्यादा नहीं होता, ये एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, कम से कम 30 ज्यादा 45 डेज तक चले गए तो हमें 45 डेज के अंदर पैसे क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। एंड देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सो दीज 4 assets comprises of quick assets: cash, bank, account receivable and marketable securities। और ये एसेट बनाते हैं आपका कौन सा रेशियो? क्विक रेशियो, या जिसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एसेट टेस्ट रेशियो। So quick ratio and asset test ratio is equals to quick assets divided by current liabilities। ये एक एक्चुअल पैमाना होता है, एक एक्चुअल स्टैंडर्ड होता है कि आप अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डन हो गया यहां तक? एनी क्वेश्चन? दैट इज द लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज सिर्फ 2 होते हैं, शेयर्स, प्राइस बॉन्ड्स, टी-बिल्स, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन किसमें आप लिक्विडेट करवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। लिक्विडिटी रेशियो सिर्फ 2 होते हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है जी। इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वर्किंग हमें और करनी होती है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रेशियो नहीं है, इस वजह से इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये वर्किंग में पूछा जाएगा। दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है कि वर्किंग कैपिटल अगर आपने फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू लेस करंट लायबिलिटीज फ्रॉम योर करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल ये वो कैपिटल है जिसके ऊपर आपने काम करना है, आपने डिसीजंस लेने हैं, जिस पर आपने वर्किंग करनी है, दैट इज कॉल्ड दी वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल सही, करंट एसेट्स माइनस करंट liability. Which one? Short term liability, STL, and BOD is bank overdraft। छोटे मोटे जो आप जैसे बैंक से आपने लोन लिए में कोई फ्लैक्सी लोन लिया हुआ है या रेडी लाइन लिया हुआ है, तो उसमें ये होता है कि आपको एक लिमिट असाइन कर देते हैं 1.5 लाख रुपए। अब उसी से आपने पैसे निकाले, लेट्स सपोज 20,000 रुपए निकाल लिए, तो अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 20,000 रुपए लगेगा। आपने अगले दिन ही पैसे वापस कर दिए तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिर्फ 1 दिन पे चार्ज होगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। डन हो गया? एनी क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे पास जो आपकी बात हो रही थी हमारी फर्स्ट 2 रेशियोज की, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सॉल्वेंसी रेशियो। द नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंसी रेशियो, या जिसको हम लिवरेज रेशियो भी कहते हैं। एफिशिएंसी जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। ठीक है जी। तो अब हम मूव कर रहे हैं सॉल्वेंसी रेशियो की तरफ या लिवरेज रेशियो की तरफ। जहां कहीं भी डेट इन्वॉल्व हो जाए, टोटल डेट इन्वॉल्व हो जाए कि हमारी कंपनी के ऊपर टोटल डेट कितना है, तो वो हमारे जो है वो लिवरेज या सॉल्वेंसी रेशियो बन जाता है। अब वो डेट की कंपैरिजन या तो एसेट से होगी या इक्विटी से होगी। ठीक है, 2 ही चीजें हमारे पास, एसेट्स या इक्विटी। अगर कहीं पर भी डेट इन्वॉल्व हो जाए तो डेट जहां कहीं भी आ जाता है तो उसको हम एज ए लिवरेज कहते हैं। ठीक है जी। अब जैसे आपने नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी। डेट मींस लायबिलिटी। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर इक्विटी। अब आपको अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार फॉर्मूला याद नहीं हो रहा,
कैसे याद करूं, किस तरह से। असल जो रेशो का जो क्वेश्चन है सारा खेल फॉर्मूले का है। फॉर्मूला याद है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी हो, कुछ भी नहीं करना। तो एक बड़ा आसान सी ट्रिक है कि जो फर्स्ट थिंग होती है ये हमेशा न्यूमिनेटर होता है और जो नेक्स्ट थिंग होती है ये हमेशा डिनोमिनेटर होता है। इस ट्रिक को याद रखेंगे, आपको कभी भी कोई इश्यू नहीं होगा। डेट टू इक्विटी में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यार ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा, इक्विटी को ऊपर डालूं या डेट को नीचे डालूं, मैं क्या करूं। तो इसका एक बड़ा आसान सा शॉर्टकट है कि जो चीज आपकी पहले लिखी हुई है उसको आपने न्यूमिनेटर में डालना है और जो चीज बाद में लिखी हुई है उसको किस में डालना है। तो डेट टू इक्विटी मींस टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। दोबारा बताइएगा। नहीं, ऐड नहीं करेंगे, टोटल डेट अलग लेना है और टोटल शेयर होल्डर इक्विटी क्या करनी है आपने। अब सवाल ही बना होता है टोटल डेट कैसे बनेगा। टोटल डेट बनेगा दो चीजों को मिला के, शॉर्ट टर्म लोन्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। डेट लायबिलिटी दो ही तरह की होती है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और दोनों में क्या फर्क है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वेरी गुड, टेन्योर का फर्क है। अगर कोई डेट एक साल के अंदर अंदर पे करना है तो वो शॉर्ट टर्म है और अगर एक साल से ज्यादा पे करना है तो लॉन्ग टर्म है। तो अगर आपने टोटल डेट मालूम करना है तो हम दोनों डेट्स क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज शेयर होल्डर इक्विटी। शेयर होल्डर इक्विटी तीन चीजों से मिलकर बनती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रीमियम, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई प्रीमियम चार्ज किया हुआ है, माइनस डिस्काउंट, अगर कोई आपने डिस्काउंट दिया हुआ इक्विटी के ऊपर, प्लस रिजर्व प्लस रिटेन अर्निंग्स। शेयर होल्डर इक्विटी तीन चीजों से मिलकर बनती है। शेयर होल्डर इक्विटी इटसेल्फ, उसमें हम ऐड कर देते हैं शेयर प्रीमियम। अब शेयर प्रीमियम क्या होता है जल्दी से बताइए, पहले बताया था मैंने आपको। बिल्कुल मिल रहा नहीं है, बेचा है। अगर हमारे पास एक शेयर 10 रुपए का है और मार्केट में वो बिक रहा है 15 रुपए का, तो इसके ऊपर जो प्रीमियम चार्ज किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो शेयर कैपिटल होगा वो 10 रुपए से बनेगा और प्रीमियम कितने से बनेगा, 5 रुपए से। क्लियर हो गई बात। हमारे पास एक कस्टमर आता है जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो कहता है यार मेरे पास शेयर खरीदना है लेकिन तुम ऐसा करो कि मुझे ये शेयर कितने में दे दो, 9 रुपए में दे दो। या तो उसकी मार्केट वैल्यू ही कम हो गई है या हमने खुद उसको क्या दे दिया, 1 रुपए का। गवर्नमेंट का रूल ये है एसएसबी का कि आप 10% से डिस्काउंट नहीं दे सकते, ठीक है जी। खुद से मार्केट की अगर वैल्यू कम हो जाए तो एक अलग बात है। पीटीसी का शेयर अगर आप देखें आजकल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 10 रुपए की पार है और मार्केट में सेल हो रहा है 8.76 में, तो ये ऑटोमेटिकली किस में जा रहा है, डिस्काउंट पे जा रहा है। लेकिन ये मार्केट मैकेनिज्म से जा रहा है, आप खुद किसी को ऑफर नहीं कर रहे। तो 10 से जब वैल्यू कम हो जाती है किसी शेयर की, तो जितनी वैल्यू कम हो रही है वो अल्टीमेटली किस में जा रही है, उसमें कंपनी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कंपनी सस्ते में शेयर बेच रही है, 10 वाला शेयर कितने बेच रही है, 8.7, तो इस पे कंपनी को 1.5 रुपए का क्या हो रहा है, तो वो लॉस इसमें से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अगर आपने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचा के रखे हुए हैं तो दैट इज कॉल्ड रिजर्व। कैसे बना, सपोज कर ले हमारे इस साल का प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है जी। हमने इसमें से 80,000 रुपए डिविडेंड दे दिए और 20,000 फ्यूचर के लिए रोक लिए, तो दैट 20,000 इज क्लासिफाइड एज रिजर्व्स। इस 20,000 को जो है वो रिजर्व कहा जाएगा। एंड द लास्ट वन इज रिटेन अर्निंग। इक्विटी में अगर आप रिजर्व्स को प्लस कर दें तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, हमारी रिटेन अर्निंग्स बन जाती है। तो इनमें से जो जो चीजें होंगी वो हम अल्टीमेटली शेयर होल्डर इक्विटी में ऐड कर देंगे। तो उस समय क्या पता, बिल्कुल ये चीज होती है। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि इस साल का प्रॉफिट अगर आपके पास 1 लाख है, पिछला प्रॉफिट अगर बचा के रखा हुआ है 4 लाख रुपए, तो वो किसमें पड़ा हुआ होगा, नहीं, रिजर्व्स के ऊपर। रिजर्व का रूल ये है कि रिजर्व्स के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता। रिजर्व को किसी खास मकसद के लिए क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। जैसे हम कहते हैं रिजर्व्स फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, कि हमें आज से 3-4 साल बाद जो है वो बिल्डिंग की एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी,
तो हमने क्या किया कि 20,000 रुपए प्रॉफिट से लेके क्या कर लिया, उसको हमने अलग कर लिया। अब इस 20,000 रुपए के ऊपर कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, इसको शेयर होल्डर से हाइड कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स के ऊपर से डिविडेंड्स दिए जा सकते हैं। अगर आपने कोई अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट रखा हुआ है अपने पास तो फ्यूचर में उसके ऊपर डिविडेंड दिया जा सकता है। किस बात है? नहीं, हमने उसको शेयर होल्डर को बता दिया कि ये जो 1 लाख रुपए हमने अलग किए हैं, सिर्फ रिजर्व नहीं लिखते, रिजर्व के साथ उसका बाकायदा यानी कि इसको नोट देते हैं कि रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन, रिजर्व फॉर प्लांट मशीन रिप्लेसमेंट, मेंटेनेंस, रिजर्व्स फॉर मेंटेनेंस, रिजर्व्स फॉर इनकम टैक्स। एक इनकम टैक्स पड़ने वाला है तो उसके लिए हम कंपनी कैश में से नहीं यूज करेंगे, बल्कि अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन क्या कर लेंगे, उसमें से इस्तेमाल कर लेंगे। द नेक्स्ट वन इज डेट टू एसेट, टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। क्या चीज? रिजर्व इज अ पार्ट, क्योंकि निकाला ही किससे जाता है, प्रॉफिट से निकाला जाता है। तो टोटल इक्विटी मालूम करने के लिए उसको दोबारा क्या करना पड़ता है, उसके अंदर ऐड करना पड़ता है। ये एज अ यानी कि नेचर तो ये पार्ट किसका है, शेयर होल्डर इक्विटी का ही है, निकाल लिया जाता है लेकिन बाय नेचर इट्स अ शेयर होल्डर इक्विटी। ये जो समझ लें कि अगर लेट्स सपोज हमने प्लांट एक्सपेंशन का प्लान बनाया लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि नहीं फिलहाल जरूरत, तो फिर उसको दोबारा किसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा, शेयर होल्डर, तो वो दोबारा उसमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज डेट टू एसेट। फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान, अगर आपके पास एक सवाल आ जाए डेट टू एसेट तो आप कैसे बना लेंगे फॉर्मूला, टोटल एसेट डेट अपॉन टोटल। इसका मतलब अब फॉर्मूले में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसको बड़ी आसानी से अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट, अगर कहा जाए जी डेट टू नेट सेल्स तो डेट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, तो रेशियो में घुमाना कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है कि क्या चीज जो है वो न्यूमिनेटर है और क्या चीज डिनोमिनेटर है। अब आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसान था, शॉर्टकट बता दिया। कभी आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे आपको फॉर्मूला को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर मैं देखता हूँ फॉर्मूले के रट्टे लगा रहे होते हैं, ये फॉर्मूला, सिंपल सी लॉजिक याद रखें, खुद ब खुद आपको जहन में आ जाएगा। टोटल डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, टोटल डेट इज शॉर्ट टर्म लोन्स प्लस, और टोटल एसेट्स भी आपको बता दिए, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट। फिक्स एसेट कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, करंट एसेट्स तो वही हैं, प्लस लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है जी। इसके अलावा इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ले लीजिए, बहुत सारे। हर वो एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से क्या है ज्यादा है वो हमारे केस में आ जाता है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, सारी चीजें। तो टोटल डेट को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से। क्लियर हो गई कहानी? एनी प्रॉब्लम? फॉर्मूले कॉपी कर रहे हैं आप लोग साथ साथ, क्योंकि ये स्लाइड मुझे चेंज करनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हमारी इक्विटी का या हमारे प्रॉफिट का कितना पोर्शन इंटरेस्ट की पेमेंट में निकल जाता है, लेवरेज रेशियो में। ये क्योंकि डेफिनेटली इंटरेस्ट किस में लगता है, लायबिलिटी के ऊपर ही लगता है। हमारी इनकम का कितना पोर्शन, कितनी परसेंटेज हम इंटरेस्ट की पेमेंट में निकाल देते हैं। ख्याल रखें पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान हम लोग अक्सर कहते हैं ये जो कमाते हैं उसका एक बड़ा पोर्शन जो हमने आईएमएफ से लोन वगैरह लिए हो उसकी सूद की पेमेंट में क्या कर जाता है, निकल जाता है। जो कंट्रीज लेस लिवरेज होती हैं, हमारी इकोनॉमी लिवरेज है, हम अपनी इकोनॉमी को कर्जे पे चला रहे हैं, उन कर्जों को पे करने के लिए हमें मजीद कर्जे क्या करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी बचता नहीं है। अब जब आपके पास पैसे नहीं बचते तो गवर्नमेंट फिर टैक्स इंपोज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली अर्निंग चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर्स पे करने हैं। अब वो टैक्स इंपोज करती है तो डेफिनेटली मुल्क में इन्फ्लेशन और बाकी चीजें जो है वो बढ़ना। तो जितनी इकोनॉमी लिवरेज के ऊपर होगी अल्टीमेटली उसके बाद जो आपका यही प्रॉब्लम होता है कि आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो होती है वो इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाती है। जितनी कंपनी लेस लिवरेज होगी अल्टीमेटली उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि हमारी अर्निंग का, ईबीआईटी स्टैंड्स फॉर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट को भी कहा जाता है।
ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट को भी कहा जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्सेस। इसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस से, जो हमने टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि कितना परसेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT। मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन इंटरेस्ट की फॉर्म में पे कर देते हैं, परसेंटेज में देते हैं इसका आंसर। अभी तक तो फिलहाल में नहीं है, जहां जहां आएगा वहां पे बताता रहूंगा सबसे। ठीक है जी, डन हो गया। एनी क्वेश्चन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जस्ट okay, the next one. Now come towards the activity ratios. Activity ratios, efficiency ratio. हमारी कंपनी कितना एफिशिएंट है, हम अपने ऑपरेशंस में कितने एफिशिएंट हैं, हम अपना ऑपरेशन अपना बिजनेस कितना एफिशिएंटली करते हैं, दैट शोज द एफिशिएंसी रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। ये हमारे पास दो होती है, टोटल दो हैं, एक कहलाती है रिसीवेबल्स और एक कहलाती है इन्वेंट्री। दोनों के दो दो फॉर्मूले हैं। पहले आ जाते हैं किसकी तरफ, रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। पहले तो बताया रिसीवेबल्स क्या होते हैं ताकि फिर आगे बढ़े। क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड। रिसीवेबल्स होते हैं हमारे क्रेडिट सेल्स, और इसको जिस टाइटल से रिप्रेजेंट किया जाता है दैट अकाउंट टाइटल इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल्स। ठीक है जी, जो भी हमने क्रेडिट सेल्स की है वो हमारी जो रिकॉर्ड की जाती है वो अकाउंट रिसीवेबल में की जाती है। क्रेडिट सेल्स अपने साथ एक टाइम पीरियड भी देती है आपको। हम अपने कस्टमर को बताते हैं कि जनाब ये पैसे आपने कितने दिन में वापस करने हैं। ठीक है जी, 30 डेज है, 45 डेज है, जो भी डेट को टाइम पीरियड जो हमारी कंपनी की पॉलिसी है उसके हिसाब से हम उसको एक क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट लिमिट या क्रेडिट लिमिटेशन भी देते हैं। रिसीवेबल टर्नओवर ये टाइम्स ये बताता है कि आप साल में कितनी बार अपनी टोटल सेल्स का हिस्सा जो है वो क्रेडिट पर करते हैं। कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी आपने साल में कितनी बार अपनी सेल्स जो है वो क्रेडिट पर की है। टाइम्स आपकी ओवरऑल जो सेल्स है उसका कितना हिस्सा जो है वो किस पे मौजूद है, क्रेडिट सेल पे मौजूद है, और वो कितनी दफा आपने सेल किया, पैसे आए, फिर सेल किया, फिर पैसे आए। जितना ये ज्यादा होगा उतना हमारे लिए एफिशिएंसी अच्छी होगी। इसका मतलब कि हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, पैसे क्या कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर पैसे हासिल कर लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलती है? नो, नेट क्रेडिट सेल्स, दोबारा बोलिएगा। सेल्स रिटर्न भी और सेल्स डिस्काउंट भी। सेल्स में से माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट। नेट सेल्स यानी ओवरऑल जो आपकी नेट फिगर है सेल की वो आपने यहां पे चाहिए होती है। तो सेल्स निकालने के लिए, नेट सेल्स निकालने के लिए वी हैव टू लेस सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट एंड एवरेज रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। जब साल शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे पास कितने रिसीवेबल्स थे, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग रिसीवेबल्स। जब साल खत्म हुआ तो उस वक्त हमारे पास कितने रिसीवेबल्स थे, दैट इज कॉल्ड एंडिंग रिसीवेबल्स या क्लोजिंग रिसीवेबल्स। एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय 2। सो एवरेज रिसीवेबल्स इज ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर एंडिंग ही गिवन है इसका मतलब यह है कि उन्होंने आपको जो है वो एक नया बिजनेस था जिसके पहले से रिसीवर्स मौजूद ही नहीं है, एक ये वजह हो सकती है, या उन्होंने आपको पहले ही एवरेज निकालकर दे दिया है। अगर ओपनिंग और एंडिंग है तो फिर ये स्टेप करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर नहीं है तो जो वैल्यू दी हुई है उसको एज इट इज एवरेज रिसीवर समझ के पुट कर लिया जाएगा। ठीक है जी, डन हो गई बात। सो नेट क्रेडिट सेल्स, इसका आंसर हमेशा किस में आता है, टाइम्स में आता है।
2.3 टाइम्स, 5.4 टाइम्स, कितनी दफा। अब उस दफा को हमने किसमें कन्वर्ट करना होता है, डेज में। कितने दिन में हम अपने कस्टमर से पैसे वसूल कर लेते हैं। तो जो आंसर आएगा उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और डिवाइड कर लेंगे उसको, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, 360। 365 रिप्रेजेंट दी डेज इन द ईयर, कि आपके पास जो है वो 365 डेज का ईयर था। साल में कितनी दफा, कितने दिन में आपने अपने रिसीवेबल से पैसे हासिल किए। द लेसर द गुड। अगर एक कंपनी का रिसीवेबल टर्नओवर 28 डेज है और एक कंपनी का 33 डेज है, so which company is more efficient? 28 days is more efficient, क्योंकि वो जल्दी अपने कस्टमर से पैसे वसूल कर लेते हैं। और एक जो है वो 33 डेज में कर रही है, डेफिनेटली प्रोसेस इज डिले, किसी वजह से जो है वो टाइम जो है वो उसमें ज्यादा लग रहा है। इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपना टाइम क्या करें, कम करें। तो अगर इंडस्ट्री नॉर्म 28 डेज है और आप 33 डेज में कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्टैंडर्ड जो इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे। ठीक है जी, डन हो गया। एनी क्वेश्चन? नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। इन्वेंट्री तो आपको पता ही है, इन्वेंट्री क्या होती है, जिसको हम रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। गुड्स इन ट्रेड जिसको कहा जाता है कि ये हमारा तिजारती सामान है, ये हमारी गुड्स हैं जिनको हमने क्या करना है, मार्केट के अंदर सेल करना है। इन चीजों को खरीदने का मकसद बेचना होता है, इसको हम बेचने की नीयत से मैन्युफैक्चर करते हैं या इसको परचेज करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताता है कि साल में कितनी बार आप अपनी इन्वेंट्री कंप्लीटली सेल आउट कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स ये बताता है कि आप साल में कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को टोटली क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझे, इससे आपको समझ में आएगा। आपकी गली मोहल्ले का एक छोटा सा दुकानदार है और एक है इम्तियाज सुपर स्टोर है। सो अगर हम दोनों की बात करें कि दोनों में इन्वेंट्री जल्दी किसकी खाली होती होगी, डेफिनेटली उनका इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, बहुत ज्यादा है। साल में कई दफा वो अपनी पूरी की पूरी इन्वेंट्री क्या कर देते हैं और उसको अल्टीमेटली पीछे से परचेज करने की जरूरत पड़ती है। जबकि आपका जो एक गली मोहल्ले का रिटेलर है छोटा मोटा, उसको इसमें ज्यादा टाइम लगता है। हो सकता है कि वो साल में 3 दफा या 4 दफा कर रहा हो और इम्तियाज वाले जो है एक बड़ा सुपरमार्ट जो है वो 10 से 12 दफा कर रहा हो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ही बताता है कि आपका सेलिंग रेशियो कितना फास्ट है, आप कितनी जल्दी अपने पूरी इन्वेंट्री क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने बेची हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सही, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। परचेज स्टॉक ये मैंने बीच में डाल दिया, परचेज स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड कर देते हैं परचेजेस और लेस कर देते हैं इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री। दैट इज बेसिकली कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। इसके अलावा इसको निकालने का एक तरीका और भी है कि सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट क्या कर दें, माइनस कर दें। सेल्स में से अगर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, तब भी आप जो बीच की मिसिंग वैल्यू है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको भी फाइंड आउट। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। तो अगर आप इसको फॉर्मूले को एक दफा शफल कर लें तो आप इस वैल्यू के थ्रू भी अपनी जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपको वो कैसे घुमाता है और क्या चीज आपको, इसलिए मैं सारे फॉर्मूले एक साथ ही जो है वो मेंशन करवा रहा हूँ। दूसरी तरफ आ जाते हैं एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी आपके पास जैसे रिसीवेबल्स होते हैं ओपनिंग और एंडिंग, क्या आपके पास एक इन्वेंट्री ओपनिंग है और एक इन्वेंट्री एंडिंग है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास साल के शुरू की होती है जनवरी 1 और एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास दिसंबर 31। आपने यहां पे यूज करनी है कौन सी इन्वेंट्री, एवरेज। कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। फिर वही वाला रूल कि अगर सिर्फ एक ही इन्वेंट्री दी हुई है तो इसका मतलब कि इस कंपनी की ओपनिंग इन्वेंट्री 0 थी, पहले से कुछ इन्वेंट्री थी ही नहीं। या दूसरा मकसद ये कि हो सकता है कि उन्होंने आपको पहले ही एवरेज इन्वेंट्री खुद से निकालकर दे दी। प्लस करेंगे, एवरेज दोनों को प्लस किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे यहां पर हमने किया था ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय
2। इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज क्या बताएगा, सोच के बताइए, कितने दिन में हो जाती है, ये कितनी दफा होती है साल में, और ये कितने दिनों में होती है। जितनी जल्दी सेल करेंगे उतनी एफिशिएंटली क्या हो रहा होगा, हमारा काम हो रहा होगा। सुपरमार्केट की बहुत ज्यादा होती है, रिटेलर्स की थोड़ी कम होती है, अल्टीमेटली उनको अपनी इन्वेंट्री सेल आउट करने में ज्यादा टाइम लगता है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज इज 365, दैट शोज द नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स। कुछ सवालों में आपको वो बाय फोर्स भी कहते हैं कि आप डेज जो है वो 360 लें, क्योंकि वो 5-6 दिन जो होता है वो कहीं पे ऑफ होता है, सब कुछ बंद हो जाता है अमेरिका वगैरह के अंदर, तो वो डेफिनेटली सम टाइम आपको बाय फोर्स कहते हैं कि आपने ईयर लेना है, वो कितने डेज का लेना है, 360 डेज का लेना है। तो अगर वो नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम कितना लेंगे, 365 ही लेंगे। ठीक है जी, डन हो गया। एनी क्वेश्चन यहां तक? यस प्लीज। इन्वेंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में तो कभी दी हुई नहीं होती है, क्योंकि इन्वेंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस में दी जाती है वो दरअसल हम किस लिए मालूम कर रहे होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए, ओपनिंग और एंडिंग के लिए हमें जरूरत होती है। हम जो लेंगे वो एंडिंग ही लेंगे, दैट इज बैलेंस शीट पर, या ओपनिंग और एंडिंग अगर दोनों दी हुई है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर आपने उसको एवरेज करना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने ओपनिंग एंडिंग दोनों दी हुई है, पहले ये बताइए, अगर दोनों दी हुई हैं, ओपनिंग और एंडिंग दोनों दी हुई हैं, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपने एवरेज करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं ना, फिर तो बैलेंस शीट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में खुद कह रहे हैं क्या यूज करें, आप कौन सी इन्वेंट्री यूज करें। तो अगर आपको ओपनिंग और एंडिंग गिवन है और आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जनाब ये ओपनिंग है और ये एंडिंग है, तो फिर आपके लिए लाजमी हो जाएगा कि आप उसका क्या निकालें, एवरेज निकालें। अगर नॉन रिकॉग्नाइजेबल है, एक ही इन्वेंट्री है, तो फिर डेफिनेटली जो गिवन है वही एज इट इज क्या कर दी जाएगी, पुट कर दी जाएगी। ठीक है, डन हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज टर्नओवर। टर्नओवर की तरफ चलते हैं जनाब। अब आ रहे हैं आपके जब आपके पास जो सवाल आ रहे हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी के स्टार्ट हो गए। टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब ये होता है कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है ना, कंपनी का टर्नओवर, अक्सर जो लोग सेल्स में होते हैं या जो लोग मार्केटिंग में होते हैं उनको अक्सर कहा जाता है जी टर्नओवर बढ़ाइए। सेल्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स क्या होंगे, आपके बढ़ेंगे। अगर आप टर्नओवर नहीं बढ़ा पाए तो फिर खामखा हमें एम्प्लॉइज फायर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें अपना मार्जिन तो इंक्रीज करना ही है, एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे फिर आपको। तो जहां कहीं भी टर्नओवर की बात आ रही है वहां पर आपकी सेल्स क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। एसेट टर्नओवर, एसेट का कितना पोर्शन हमारा सेल्स है। हमने 10 लाख के एसेट लगाए हुए हैं और उसके ऊपर हम लोग 25 लाख की सेल कर रहे हैं, दैट मींस 25% क्या है, हमारा टर्नओवर है टोटल एसेट्स का। जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए क्या है, अच्छा है। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। टर्नओवर का वर्ड जहां कहीं भी आ जाएगा सेल्स इन्वॉल्व खुद ब खुद हो जाएगी, बिकॉज टर्नओवर मींस सेल्स। एसेट टर्नओवर हो गया ये आपका। एनी क्वेश्चन? नेट सेल्स आपको बताइए, सेल्स में से लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट। टोटल एसेट्स भी आपको पता है, करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स। एनी क्वेश्चन? ओके जी, नेक्स्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी में नेक्स्ट है हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स का कितना हिस्सा नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। सेल्स का कितना हिस्सा, कितना पोर्शन किसमें कन्वर्ट होता है, नेट प्रॉफिट में। चलिए जल्दी से नेट प्रॉफिट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आती है हमारी, सेल्स। वेरी गुड। सेल्स में से हमें लेस करना होता है, जबरदस्त यार, अकाउंटिंग तो बहुत जबरदस्त तुम लोगों की। इससे क्या आंसर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं, एक्सपेंसेस डाल देते हैं एक साथ। अब इसमें सारे एक्सपेंसेस आ गए, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सब इसमें कवर हो गया। हम इनकम स्टेटमेंट नहीं सीख रहे, तो लेस कर दिया आपने एक्सपेंसेस, इसका आंसर कितना आ गया, नेट प्रॉफिट। डन हो गया? एनी प्रॉब्लम? सेल्स का कितना पोर्शन किसमें कन्वर्ट होता है, नेट प्रॉफिट में। आंसर इसका हमेशा किसमें आता है, परसेंटेज की फॉर्म में। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
सारी चीजें एक्सपेंस में डाल दी, सब कुछ एक्सपेंस में उड़ा दिया। सही है, डन हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी किस चीज में होती है? अगर हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपए, तो दरअसल हमने क्या चीज इन्वेस्ट की हुई है? इक्विटी की मदद। इक्विटी तो पैसे हैं, वो पैसे इन्वेस्ट किस में हुए? उस पैसों की मदद से क्या खरीदा गया है? एसेट। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब वो उठा लेते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी की बात हो रही। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमारे एसेट्स, इक्विटी की मदद से इन्वेस्टमेंट जो होती है वो की जाती है। तो हमने क्या करना है जनाब, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर फाइंड आउट करनी है तो हमारे टोटल एसेट्स का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना रेशो के ऊपर है। तो नेट प्रॉफिट हमने यहां से निकाल लिया, टोटल एसेट्स हमको बता दे तो हमें पता चल जाएगा जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं उसके ऊपर हम कितना रिटर्न हासिल कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यहां पर आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? इक्विटी की बात हो रही है। तो इक्विटी इज टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये सारे आंसर परसेंटेज में आ गए, मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न जो भी आएगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। जी जनाब बताइए, यहां तक कोई सवाल, कोई चीज, कोई रेशो? फर्स्ट फेज में हमने जो है वो क्या हो गया इसको 13 रेशोज किए हैं। कुछ इसमें लिक्विडिटी है, कुछ इसमें सॉल्वेंसी है, कुछ यानी कि लिवरेजेस या सॉल्वेंसी है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के हैं, और एक कौन सा रह गया था, एफिशिएंसी रेशियो। यहां तक बताएं कोई चीज, कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ? चलें, गुड, अच्छी बात है। देखते हैं कि आप लोगों को ये कैसे करते हैं सवाल। एक क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा आसान सा, एक वार्म अप क्वेश्चन। हमारे पास 5 कंपनीज हैं, उनकी आपको उन्होंने सेल्स दे दी है, उनके टोटल एसेट्स दे दिए हैं और उनका नेट इनकम दे दी है। कह रहे हैं डिटरमाइन द टोटल एसेट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ROE फॉर ईच ऑफ दी कंपनीज। जरा ए का निकाल के दिखाएं जल्दी से, फिर बाकी BC बाद में करते हैं। देखते हैं हमारे आंसर टैली करते हैं नहीं करते। बिल्कुल, पहले ए आप लोगों ने सॉल्व करना है। एसेट जो होंगे वो डालते हैं। चलिए जी स्टार्ट करें, आंसर आया कुछ? चलें देखते हैं आप लोग के आंसर, मेरे आंसर। क्या कर रहा है यार, तो मिल जाएगा सिर्फ आंसर वैल्यू। ओके जी, सो देखते हैं एक एक मैं करा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे।
तीनों फॉर्मूले पहले हमने लिख लिए। एसेट टर्नओवर बराबर होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, यही था। नेट प्रॉफिट मार्जिन बराबर होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे उसको। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है जी, डन हो गया। चलें जी, वैल्यूज पुट करते हैं। पहले ए की, ए में आपने डाली होगी 10 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, इस वाले में डाली होगी आपने 7 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, और इसमें आपने डाली होगी 7 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, यही है, नहीं 70 लाख, सॉरी 7 लाख। तो जो आपका पहला आंसर आया होगा डेट शुड बी 1.25, द नेक्स्ट वन शुड बी 7% एंड द नेक्स्ट वन इज 8.75%। एनी क्वेश्चन? चलें बाकी कंप्लीट करें शाबाश, जल्दी से मैं स्लाइड ओपन कर देता हूं। चलें बाकी करें जरा बी सी डी ई, फिर अपने आंसर टैली करते हैं। बिल्कुल जल्दी से 2 मिनट में कर लें कैलकुलेटर से। मिड टर्म में यहां तक आएगा, बल्कि एक और 7वां में डालूंगा, तो फिर वो चीज फाइनल में चली जाएगी, फायदा क्या होगा? फाइनल में लोड कम हो जाएगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, 6 कर लें, 5 नहीं, मतलब 7 पे वहां कैसे करोगे? 12 करने टोटल। चलो ठीक, मिड टर्म तक यहां तक हो जाएगा, सही है, क्योंकि मिड टर्म सुनने में आ रहा है 8 वीक में है, यानी 8 क्लासों के बाद है। अभी 2 क्लासें और होंगी, टाइम ही नहीं होगा रिवीजन का भाई, इतना लेंदी कोर्स है, खत्म कराना अजाब बन जाता है। रिवीजन कोई ऑनलाइन क्लास रख लेंगे, जूम पे रख लेंगे अलग से, जिसको आना होगा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले, मिड टर्म से 1-2 दिन पहले एक रिवीजन क्लास जूम पे रख लेंगे, इसमें जो भी क्यूरीज वगैरह होंगी वो कर लेंगे, या मैं रिवीजन में साथ साथ करा दूंगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को फॉर्मूला पुट करना आ गया होगा, तो टाइम इससे मजीद वेस्ट नहीं करते, मैं आंसर्स देख लेता हूं, शायद आप लोगों ने मजीद कर लिए हो। यहाँ पे ये सारे आंसर्स गिवन है, तो ये स्लाइड्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो आप अपने आंसर उस पर टैली कर लीजिएगा। एसेट टर्नओवर पॉइंट इसमें नहीं होता, परसेंटेज में नहीं होता, टाइम्स में होता है। वैसे अगर कर भी दें तो कोई इशू, क्योंकि ऑब्वियसली 100% मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिटर्न जहां पे हो तो रिटर्न को आपने फिर परसेंटेज में करना, कोई इशू नहीं, नो इशू। ठीक है जी, डन हो गया। एनी प्रॉब्लम? जल्दी करो, तस्वीर ले। चलिए जी, अब हमारे पास 15 मिनट्स हैं ब्रेक से पहले पहले, और उसमें आपने एक सवाल मुझे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है जी, छोटा सा सवाल है, सिर्फ 13 रेशो है जो आप 13 मिनट में कर लेंगे, 1 मिनट की एक रेशो है। हाँ ये बात बिल्कुल सही। Current year depreciation is 480 and closing inventory of 2018 is 1800। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2018 की, और डेटा आपको किस ईयर का दिया हुआ है? 2000। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इस साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग बन जाएगी। क्लियर हो गई कहानी? अब आपने करना क्या है, इसके लिए हम खोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से ये 5-6 रेशो लिख लें जो आपने करने हैं अभी सॉल्व। करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेट टू इक्विटी। जल्दी जल्दी लिखें, फिर मैं स्लाइड वापस करूंगा। जी ये सारे अभी करने हैं आपने ब्रेक पे जाने से पहले पहले। ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, टोटल 6 रेशो हैं, 6 से थोड़ा ज्यादा है।
6 से थोड़ा ज्यादा है, मैंने ये बोला है, थोड़ा ही ज्यादा तो हुआ है यार। चले, क्या हो गया, उतार लिया, गुड। स्लाइड रिवाइज करूं मैं, पीछे करूं? चले जी, करंट रेशियो निकालिए जरा जल्दी से, फॉर्मूला बताइए करंट रेशियो का जल्दी से। चले शाबाश, जल्दी से पुट करना है, स्टार्ट करें। टोटल करंट एसेट्स गिवन है 3800, करंट लायबिलिटी भी गिवन है 1680। इससे भी आसान दूंगा, आप खुश हो जाएंगे, आप हंसने लगेंगे पेपर देख के आप। कम अगेन, 2.261, मैंने 2.26 लिया हुआ है, ठीक है जी, डन। इसी तरह से जल्दी से कंप्लीट करना है आपने। मैंने इसीलिए कहा था पहले लिख लो, मैंने इसीलिए कहा था। ये मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं आपकी टैली करने के लिए। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। हाफिज मोहम्मद वकार नहीं है, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, प्लीज क्लास अटेंडेंस प्लीज, 1 मिनट अटेंडेंस पहले। मोहम्मद हसन, मोहम्मद अशफाक प्रेजेंट सर। संजय कुमार, जौहर अली, आदिल, सलमान, उमैर, फैजान, मुजम्मिल, जोरेस, मुर्तजा, राहीन, नौमान, उमैर, कायनात, फैसल, अयास, मेहरुन्निसा, मोहम्मद हसीब, अब्दुल कादिर, शरण, आमिर महमूद, मरियम, मोहम्मद सऊद, जीशान अहमद। क्या हो गया इतनी हंसी अपनी तस्वीर देख के? शहरियार अली, एवरेज कलेक्शन पीरियड ये दोनों होंगे, यानी इसमें आंसर डेज में निकालना है, तो पहले टाइम में निकालेंगे और फिर उसको डेज में कन्वर्ट करना होगा। पहले टाइम्स निकालें, उस टाइम्स को कलेक्ट कन्वर्ट करें डेज में।
क्या चाहिए, चाहिए क्या? रिसीवेबल ये गिवन है यहाँ पे 1300। रिसीवेबल में कैसे आएगा शॉर्ट टर्म लोन? 34 पॉइंट। यार ग्रुप में किसी ने आंसर डाले, देखो ग्रुप पे किसी ने स्लाइड शेयर कर दी है, तो वहां से कंफर्म कर लो। रेशो, अब देखो आंसर किसमें दिया हुआ है, टाइम्स में दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है, तो बस टाइम्स तक ही करो, जब तक वो डेज की बात ना करें डेज पे ना जाए। अक्रूवल्स शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, बिल्कुल सही लिखा लिखा मैंने, करंट लायबिलिटी के हेडिंग में दिया हुआ है सारा, तो इसका मतलब ये तीनों चीजें क्या है आपकी, करंट लायबिलिटी है। कैश और रिसीवेबल्स क्विक एसेट में, या अल्लाह। टोटल डेट दोनों को मिलाकर आएगा और शॉर्ट टर्म, ये चार चीजें। 1680 में 2000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बिल्कुल सही।
तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट रेशियो आपने निकाली हुई, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट शुड बी 2.26। ठीक है जी, 3800 को आपने डिवाइड किया 1680 से। नेक्स्ट वन इज क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट एसेट में से क्या हटा देंगे, इन्वेंट्री हटा देंगे, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, दैट शुड बी 3800 माइनस 2100 डिवाइडेड बाय 1680। Answer is 1.01. Next up is receivables turnover. First of all, net credit sales divided by average receivables. Net credit sales है आपके पास 12,680 divided by 1300. Turnover आपके पास आएगा 9.75. अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप डेज में। डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसी आंसर को डिवाइड करना होगा 365 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बनेगा आपके पास 37.43 डेज। यही है, सेम है। देख लें कहीं पे कोई इशू आ रहा हो तो देख लीजिए। नेक्स्ट वन इज, अच्छा देख लें, डन जी। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर का सिर्फ रेशियो मांगा था, इसका डेज नहीं मांगा था। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 2100 से आपने इसको डिवाइड किया, दैट इज 4.25 टाइम्स। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स उसको एवरेज कर रहे हैं तो वो भी सही तरीका है कि दोनों को प्लस किया और डिवाइड बाय 2 किया। मेरा यहाँ पे जो आंसर मैंने निकाला हुआ है मैंने उसमें देखा नहीं था तो मैंने सिर्फ 2100 से ही डिवाइड कर दिया। एवरेज करना है, द करेक्ट वे इज टू एवरेज इट आउट। ओके, नेक्स्ट अप इज डेट टू इक्विटी, टोटल डेट अपॉन टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल डेट है हमारे पास 1680 प्लस 1680 हमारी करंट लायबिलिटी थी, 2000 हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी। सो करंट लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी, आंसर इज 1.07 टाइम्स, डेट टू इक्विटी हो गया। नेक्स्ट अप इज लॉन्ग टर्म डेट टू कैपिटलाइजेशन या लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर इक्विटी। Long term debt divided by long term debt plus shareholder equity, that should be 0.37 times. Gross profit margin, gross profit upon sales into 100. Gross profit is 3750 divided by 12,680. Answer is 29.57%. Net profit margin is net profit divided by sales, that is 5.28%. Return on equity, net profit divided by shareholder equity, that is 19.5448%. तो ये थे हमारे पास वो क्वेश्चंस जो अभी आपको मैंने ब्रेक से पहले करने को दिया था। इसमें कोई सवाल हो, कोई चीज हो? डेट टू इक्विटी, हाँ क्योंकि कैपिटलाइजेशन पूछ रहा है ना, वहां पे क्या पूछ रहा था ये सवाल में? लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर इक्विटी था, शेयर होल्डर, तो फिर इसमें ये नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म डेट नहीं आएगा। कैपिटलाइजेशन अगर पूछता या कैपिटल एम्प्लॉयड अगर पूछता तो आता है। आप लोगों ने सही, सिर्फ शेयर होल्डर इक्विटी आएगा। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें से एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अभी हम लोगों ने जिस तरह से बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को सामने रखते हुए रेशियोज फाइंड आउट की, इसका समटाइम हमने रिवर्स करना होता है। रिवर्स में ये होता है कि आपको रेशियोज गिवन होती हैं और उस रेशियोज से आपने जो उसकी बैलेंस शीट की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपने क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। अभी हमने क्या किया था, बैलेंस शीट से रेशियो कैलकुलेट की थी। अब हम रेशियो से क्या कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे और इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे। यानी हमने रिवर्स अप्रोच क्या करनी है, यूज करनी है। सो एक सवाल देखते हैं इसका कि रिवर्स अप्रोच हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अगर आपको देखें तो उन्होंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस शीट दी हुई है। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है और कुछ वैल्यूज यहां पर मिसिंग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस नहीं दिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का रेट दे दिया लेकिन टैक्स का अमाउंट नहीं दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया।
बैलेंस शीट के अंदर इन्होंने आपको कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज बता दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया, सब ब्लैंक है। यहां पर आपको अकाउंट पेबल दिए हुए हैं, अप्रूवल्स दिए हुए हैं, बाकी सब चीजें आपको उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा जनाब करंट रेशियो जो है वो है 3:1, डेप्रिसिएशन आपकी है 500, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है हमारा 7%, शेयर होल्डर इक्विटी टू शेयर होल्डर, टोटल लायबिलिटी टू शेयर होल्डर इक्विटी इज 1:1, यानी जितनी इक्विटी है उतनी ही क्या है लायबिलिटी है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 days, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 3 times, और डेज इन ईयर जो आपने सपोज करने वो कितने करने, मैंने आपसे कहा था ना कि सम टाइम वो आपको डेज इन ईयर बता देते हैं, तो जब आपने को बता दिया जाए तो फिर आपने अल्टीमेटली 360 को ही क्या करना है, आपने फॉलो करना है। करना क्या, जब आपने कंप्लीट दी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर यमको कंपनी, आपने इस चीज को सामने रखते हुए इनकी जो मिसिंग वैल्यूज है वो क्या करनी है, अब आपने फाइंड आउट करना। ठीक है जी, ये ग्रुप एक्टिविटी है, अपने आपको 2-2, 3-3, 4-4 के ग्रुप में बना लीजिए और 10 से 15-20 मिनट लीजिए। और क्यों पकड़ लिया था भाई, इस्लाम की दावत दे रहे हो, इस्लाम की तरफ आने की दावत, चलें अच्छी बात के लिए रोक लिया, चलें इस दफा आपको छोड़ देते हैं, अगली बार देखें क्या होता है, कोई नहीं। अच्छा जी, बता मैं ये रहा था, फिर से सुन लीजिए जो लोग इस्लाम की दावत के लिए रुक गए थे, कि अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एक ऐसा सवाल किया जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट गिवन थी और आप उससे मुख्तलिफ रेशोज क्या कर रहे थे, अब हम रिवर्स कर रहे हैं, रेशोज गिवन है और उसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसको कहा जाता है कंप्यूटेशन फॉर मिसिंग वैल्यूज। कुछ चीजें आपसे इन्होंने हाइड कर दी हैं और आपको रेशो दे दिया है, जैसे कि उन्होंने कह दिया करंट रेशो क्या है 3:1, इसका मतलब क्या होगा, 3:1 का मतलब क्या है, करंट एसेट इज 3 times ऑफ करंट, अगर करंट लायबिलिटी 100 है तो करंट एसेट्स 300, 1:3। डेप्रिसिएशन आपको दे दी है 500, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7%, टोटल लायबिलिटीज टू शेयर होल्डर इक्विटी इज 1:1, यानी जितनी लायबिलिटी है वही आपका क्या है टोटल इक्विटीज भी है, टोटल एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 45 days, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 3 times, और डेज इन ईयर आपने कितने सपोज करने 360। यू हैव टू कंप्लीट द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम यमको कंपनी। ठीक है जी, आपने इन रेशियोज की मदद से क्या करना है, इनकी कंपनी की कंप्लीट करना है। ठीक है जी, तब आप लोग कर क्या रहे हैं कि आप लोग 2-2, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं, 3 मैक्सिमम कर लीजिएगा और जरा सा मिल के इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है जी, ये आपका एक क्लास असाइनमेंट है, जाते वक्त वो पेज आप मुझे जो है वो सबमिट कराएंगे। डन हो गया, कितना टाइम चाहिए आपको, 15 मिनट आई गेस का काफी होंगे। तरीका सीख लीजिए, इसका तरीका सीख लीजिए, थोड़ा हिंट दे दो। सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले आपने एक शीट पे लिख लेने हैं, जो जो गिवन है। क्या गिवन है, करंट रेशियो लिखें, उसका फॉर्मूला लिख लें, फिर 5-6 लाइन का गैप दीजिए, अगला फॉर्मूला लिख लीजिए, डेप्शन को कोई फॉर्मूला है ही नहीं, अगला फॉर्मूला लिखेंगे आप कौन सा, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला लिखिए, 5-6 लाइन का गैप दीजिए। इस तरह से पहले सारे फॉर्मूले लिख लें और फिर देखें उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें, सवाल खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाए। चलेंगे बिस्मिल्लाह करते हैं। तो अभी हमारे पास हो रहे हैं, जो भी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, और ये सब इंडिविजुअली करेंगे, यानी कि पेजेस मुझे सबके चाहिए नाम के साथ, ग्रुप में करेंगे लेकिन करेंगे सब अपना अपना, क्योंकि वो पेजेस मुझे सबमिट कराएंगे। ये आपके 3 पेज चाहिए क्योंकि मुझे CSR के मार्क्स देने हैं, मुझे अंदाजा होगा किसने काम किया किसने काम नहीं किया, इसी में से निकालने एक पेज बस, और प्रॉपर बैलेंस शीट आपने मुझे दिखानी है। 2:31 हो रहे हैं, 2:50 पे 20 मिनट में एक्टिविटी खत्म करनी है हमने। देखते हैं कौन सा ग्रुप कौन कितना पानी में।
डेप्रिसिएशन देखें कहाँ पे कहीं एडजस्ट करनी पड़ेगी हमको। देखें देखें So next up is you have to find cost of goods sold. अब क्या फायदा, अब एग्जाम में निकालना अकेले अकेले। इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स is equals to cost of goods sold upon average inventory. Cost of inventory turnover दिया हुआ है कितना, 3 times. Cost of goods sold हमको नहीं पता, लेकिन इन्वेंट्री हम निकाल चुके हैं कितनी, 1800. So in order to find cost of goods sold, 1800 multiply by 3, ये हो गया 5400. ये उठा के आपने यहां पुट कर दिया 5400. 8000 में से जब आपने 5400 माइनस किए तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 2600. सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पूरा 1000. 1000 में से 400 ये है, तो 2600 में से जब आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1600. 1600 में से 400 ये हो गया, तो ये कितना हो गया आपका 1200. ये आपकी हो गई कंप्लीट. हार्डली टेक्स 5 मिनट्स. इसमें क्या चीज, मैंने कहा था सारे फॉर्मूले लिख लो और जो जो चीजें गिवन है उसको जो है वो पुट करना स्टार्ट कर दो. यही कहा था, नहीं कहा था? चलें, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. चलें, इसी तरह ग्रुप में बैठे. अब ये तो मैंने करा दिया, आप लोग नहीं करोगे क्या? ये वाला नहीं, आपको ये तो चेंज हो जाएगा. ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिएगा स्लाइड्स के ऊपर. वैसे मैंने कंप्लीटली बोर्ड पे सॉल्व कर दिया इसको. चलें, एक छोटा सा सवाल करें जरा. अभी हम मेन क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन. A company has a total annual sales, all credit is 4 lakh and a gross profit margin of 20%, GP margin. Its current asset is 80,000, current liability is 60,000, inventory 30,000 and cash 10,000. How much average inventory should be carried if management wants the inventory turnover to be 4 times? आपसे कह रहे हैं जनाब इन्वेंट्री टर्नओवर 4 आना चाहिए, बताइए हम कितनी इन्वेंट्री रखें अपने पास. बिस्मिल्लाह. सवाल को थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, इट्स हार्डली टेक्स 2 मिनट्स. एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, सिंपल. यू हैव टू फाइंड द एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला लिखें जल्दी से. जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे नए सवाल आते रहेंगे. जी, आंसर आया किसी का? 2 मिनट ले लें, कोई इश्यू नहीं है. 3 मिनट ले लें.
शाबाश, क्रिटिकली एनालाइज करें क्वेश्चन को। $80,000, एक आंसर आया 80,000, 80। एवरेज इन्वेंट्री ये कह रहे हैं कि जनाब 80,000 मेंटेन करेंगे आप। चलें देखते हैं। मैं कुछ नहीं आता, वो उन्होंने कहा है कि एवरेज इन्वेंट्री, इन्होंने कहा है 80,000। मैंने सिर्फ एक आंसर लिखा, मैंने कुछ भी नहीं कहा कि ये सही है या गलत है। आई हैव जस्ट राइट एन आंसर जो कि मेरे पास अभी आया है। चले जी, एक आंसर आया 20,000। उमैद ने आंसर दिया है 20,000। चले देखते हैं। नहीं, अभी तो और लोग कर तो लें। हार मान ली आप लोगों ने? हार मान ली तो बता दें, अभी पता चल जाए ना। ये अगला स्टार्ट कर दो, कोई इशू नहीं है इसका, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाई सऊद, हार मान ली? देखने से थोड़ी होता बेटा, देखने से कुछ और चीज होती है, सवाल सॉल्व नहीं होता देखने से। चलिए देखें जरा बोर्ड पे, हमारे पास सेल्स कितनी है? 4 लाख है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? अब सिंपल सी बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? तो हम इसका निकाल लेते हैं, COGS 4 लाख का 80%। COGS आ गया 3 लाख। अब तो सब कुछ ओपन हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी। एवरेज इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है? 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,20,000। एवरेज इन्वेंट्री इज X। 4x is equals to 3,20,000. X is equals to 3,20,000 divided by 4. Average inventory is equals to 80,000. तो जो आंसर 80,000 आया था बिल्कुल सही आया था। मेरा यही आया है, सबका यही आया है बिल्कुल। चले जी नेक्स्ट बी पार्ट, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से होगा। हाउ रैपिडली, in how many days account receivable must be collected? Receivable turnover in days निकालना है। If management wants to have an average of 50,000 invested in receivables, average receivables दे दिए हैं, सिर्फ आपने days निकालने, सीधा सीधा सवाल है। ये सवाल 2 स्टेप में होगा। पहले रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स निकालेंगे, फिर उन टाइम्स को डेज में कन्वर्ट कर देंगे।
अच्छा जी, जीशान अहमद साहब आना चाहते हैं। फोर्टी 45 डेज, एक आंसर आया जनाब 45 डेज। 45 डेज हसीब का अगर आया है तो सही होगा, हसीब का है तो अच्छा ही होगा। आइए जनाब बोर्ड पे आइए जरा। पहले हम निकालेंगे रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स। फॉर्मूला होता है इसका नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स दी हुई है 4 लाख, एवरेज रिसीवेबल्स आपको दिए हुए 50,000। तो ये आ गया आपके पास 5 8 40, 8 टाइम्स 360 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो आपके पास आ जाएगा 45 डेज। ठीक है जी, डन हो गया। एनी क्वेश्चन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी तो बहुत है भाई, छोटे छोटे सवाल हैं, टेक्स 2-3 मिनट्स यार। इन्वेस्टमेंट जो होती है वही आपके एसेट्स में होती है। चले आगे चलें, बी पार्ट भी तो करें, कनेक्टेड है इससे भाई।
जी जनाब, आया किसी का आंसर? आया कुछ? स्टार्ट भी कर रहे हैं या सिर्फ बातें कर रहे हैं? Stony company has a sales of 6 million, a total asset turnover of 6 for the year, and the net profit of 1,20,000. What is the company return on assets or earning power? पहला काम नहीं करना है कि हमने टोटल एसेट निकालने हैं. एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला चेक करें. एसेट टर्नओवर इज इक्वल्स टू नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. एसेट टर्नओवर दिया हुआ है आपको, दैट इज 6. नेट सेल्स आपको दी हुई है 6 मिलियन, और टोटल एसेट आपको जो है वो निकालने हैं यहां से. तो टोटल एसेट को हमने एक्स सपोज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टोटल एसेट्स हो गए 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 6, टोटल एसेट इज 1 मिलियन. तो आपने यहां से क्या निकाल लिया? एसेट निकाल लिए. अब निकालना क्या है आपने? रिटर्न ऑन एसेट. फॉर्मूला देखिए रिटर्न ऑन एसेट का, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स. नेट प्रॉफिट इज 1,20,000. टोटल एसेट अभी हमने निकाले 1 मिलियन. तो रिटर्न ऑन एसेट हुआ आपके पास 12%. ठीक है जी, डन हो गया. अब आपसे अगले पार्ट में कह रहे हैं कि इस कंपनी ने एक नया पॉइंट ऑफ सेल लगाया, एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे अभी जो इसका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो आ रहा है 2%. 6 मिलियन का अगर हम 2% लें तो वो कितना होता है? 1 लाख. कह रहे हैं ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 2 to 3% हो जाएगा, यानी 1/20. अब आपने सोचना है कितना हो जाएगा. उससे बताएं कि अब आपका रिटर्न ऑन एसेट क्या निकलेगा. अभी आराम से देखो, रिटर्न ऑन एसेट अभी पुराने से 12% है. प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या रिटर्न एसेट जो और कम हो जाएगा? 3% पर आ जाएगा. जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो रिटर्न ऑन एसेट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए. तो 12% 3% में कैसे आ जाएगा भाई? तो नुकसान हो गया कंपनी का. इतना महंगा इन्वेस्टमेंट की इन्होंने. हुमैद के हाथ में जाएगी तो दिवालिया ही हो जाएगी. 18% सही है. सिंपल सी बात है ना. अब आपका अभी प्रॉफिट कितना है? 1/20. 2 से बढ़कर 3% हो जाएगा, 1/80. सेल्स वैसी ही रहेगी, टोटल एसेट वैसे ही रहेंगे. तो 1/80 को जब आप डिवाइड करेंगे 1 मिलियन से, तो दैट शुड बी 18%. चलिए 2 मिनट आप लोग की टेंशन. एक दफा तो हमें अटेंडेंस लगानी सेकंड हाफ की वो. अच्छा, यहां तक हमारा फर्स्ट टर्म या मिड टर्म का सिलेबस है. ठीक है जी, जितना आपको करा दिया यहां तक 6 टॉपिक्स, एक्सक्यूज मी, 6 टॉपिक्स आपको कराए हैं अभी तक. एक दफा जल्दी से रिकैप कर लें ताकि आपको याद आ जाए कि आपने क्या क्या किया है. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स का पहला पार्ट किया था थ्योरी का, पूरी की पूरी आपको इंट्रोडक्शन दी थी, फाइनेंस की तमाम चीजें करवाई थी. उसके बाद फिर हमने कराया आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज वैल्यूएशन, बॉन्ड्स वैल्यूएशन कराई, सिक्योरिटी वैल्यूएशन कराई, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन कराई. थर्ड थिंग इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराया, हाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर होल्डर इक्विटी, कॉमन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स और सारे के सारे डेट इसमें कराए. फोर्थ में कराया आपको रिस्क एंड रिटर्न का पहला पार्ट. ठीक है जी, उसमें काफी डिटेल के आपको क्वेश्चंस कराया आपको. फिफ्थ में कराया कैपा मॉडल, बीटा कोफिशिएंट, ये सारी की सारी चीजें. और सिक्स में आज कंप्लीट करा दिया मैंने आपको फाइनेंशियल रेशियोज. ठीक है जी. तो अब हमने करना क्या है कि हम जो नेक्स्ट क्लास में क्विज लेंगे वो फिजिकल लेंगे. सुनिए 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 सुनिए, एक जस्ट ट्राई. ठीक है, कि उसमें हमने क्या करेंगे कि आपको कुछ एमसीक्यूज देंगे और आपने क्लास में बैठ के क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा. अगर तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, अगर तो नंबर अच्छे आ जाते हैं तो उसी को स्कैन करके क्विज नंबर 2 की फॉर्म में ऊपर अपलोड कर देंगे. नहीं आते हैं तो फिर कुछ और तरीका निकालते हैं.
नहीं, आपको सिर्फ बेनिफिट देने के लिए, अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आप ग्रुप में बैठ के करेंगे और चीटिंग करेंगे, ऑब्वियसली आई एम हियर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में फाइनेंशियल रेशियो का एक छोटा सा क्विज रख लेते हैं 10 मिनट का, 10 एमसीक्यूज 10 मिनट में। ठीक है जी। तो करके देखते हैं कि अगर लेट सपोज एप्लीकेबल हो जाता है और अच्छे नंबर आ जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो उसी को स्कैन करके नेक्स्ट वीक अपलोड कर देंगे, तो वो क्विज में काउंट हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर कुछ और मसले मसाइल लिखते हैं फिर, वरना क्विज तो हम हर क्लास में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। मेरे हिसाब से काफी डिटेल टॉपिक है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम जो है वो फाइनेंशियल रेशियोज को ही देखते हैं, और उसमें से अगर हम कुछ कर लेते हैं अच्छा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक था। अब आप लोगों ने करना क्या है, घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी। हाँ जी, स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके मिड टर्म के लिए। मिसिंग वैल्यू के मैंने 2 सवाल दिए हैं, और ये सवाल मैंने लास्ट टाइम जो है वो मिड टर्म में ही दिए थे, तो मैंने इसको एज ए पार्ट ऑफ आप लोगों को दे दिया। तो ये 2 सवाल क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने ग्रुप में सॉल्व नहीं करने, घर जाके खुद से सॉल्व करने, और देखना है कि इसमें आप वैल्यूज निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे। नहीं निकाल पा रहे तो खुद से कर लीजिएगा, मुझसे कोई डिस्टर्ब मत करिएगा मुझे। कोशिश करें इसको खुद करने की, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के लिए। हो जाएगा? चलें जी। तो ये 3 सवाल आपको मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। थोड़ा सा आज मुझे जल्दी निकलना है, तो मैं क्लास 3:15 बजे ऑफ कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, इस 15 मिनट को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर एडजस्ट कर लेंगे, करना पड़ेगा। अच्छा, अभी जाइएगा मत, अभी अटेंडेंस बाकी है, उसके लिए तो आते हैं, यही चीज